नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वक्त हो चला है सवाल 10 बजे का। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के जहरीली होती सियासी जुबान की। देश की सबसे अमीर नगर पालिका यानी बीएमसी का चुनाव है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रचार में जुटी हैं। लेकिन इस दौरान सियासतदानों की जुबान बेहद कड़वी होती जा रही है। एक के बाद एक लगातार बयान जो निकलकर सामने आ रहे हैं, धर्म से जुड़े बयान, एक दूसरे पर मर्यादाओं को तार तार करते हुए बयान, ये सारे बयान जो निकलकर सामने आ रहे हैं और इसी की वजह से इनकी जो सियासतदानों की जुबान है वो बेहद कड़वी नजर आ रही है। एक दूसरे पर जुबानी हमले लगातार किए जा रहे हैं और तीखे हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इस बार नया विवाद खड़ा हुआ है। बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे के बयान से बवाल मचा और इस बवाल से मिर्च जो लगी है वो लगी है अबू आजमी। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने करारा हमला बोला और विवादित बयान दिया है। उन्होंने नितेश राणे को मस्जिद में घुसकर किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाने पर सबक सिखाने तक की धमकी दे डाली। अब जरा सा आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। दरअसल नितेश राणा ये वही मंत्री हैं जो लगातार हिंदूवादी चेहरा बनकर लोगों के बीच जाते हैं और बड़े बड़े बयान देते हैं, राष्ट्रवादी चीजों को लेकर बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और हिंदुओं के साथ खड़े होने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक समुदाय विशेष को लेकर इनके बयान भी निकलकर सामने आते हैं। वो कहते हैं कि जिन मुसलमानों को इस देश से प्यार है वो उनके खिलाफ नहीं, लेकिन जो नफरत के बीज बोते हैं, जो नफरती भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो उनके खिलाफ है। उन्होंने नितेश राणा को मस्जिद में घुसकर मुसलमान को नुकसान पहुंचाने वाली बात पर जो अबू आजमी ने कहा, जो धमकी दी, वो इस वजह से दी क्योंकि नितेश राणा ने इससे पहले कहा कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे और किसी हिंदू को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे या किसी हिंदू कार्यक्रम में दखल देते हुए किसी तरह की पत्थरबाजी की बात निकलकर सामने आती है तो वो मस्जिदों में जाने से डरेंगे नहीं और सोचेंगे भी नहीं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि एक बार अबू आजमी की अगर बात की जाए, इसी पर अबू आजमी का पलटवार होता है, वो भी विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। विवादों से उनका पुराना नाता है। उन्होंने कहा कि एक बार पुलिस हटा दो तो करारा जवाब मिलेगा। ये अबू आजमी के बोल थे। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ नितेश राणा ने खुलेआम धमकी दी, वो कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि मैं धमकी दे रहा हूं कि अगर सड़कों पर नमाज और कुरान अगर पढ़नी है तो आप पाकिस्तान जाइए, आपके लिए कोई जगह नहीं। और इसी का पलटवार अबू आजमी, जिनका विवादों से नाता रहा है, वो भी देते हैं और कहते हैं कि एक बार पुलिस हटा दो, इनकी जुबान काट देंगे। बौना मंत्री, नेपाली आदमी, इस तरह के वाक्य, इस तरह के शब्द जो हैं उनके द्वारा प्रयोग किए गए। दरअसल नितेश राणा ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था और अब अबू आजमी ने पलटवार दिया। सियासी हलचल जो है इस पलटवार के बाद पैदा हो गई है। अबू आजमी की धमकी को अगर देखा जाए तो नितेश राणा के बयान पर अबू आजमी का जो है ये पलटवार देखने को मिला है और इसके बाद ये सियासी घमासान जो मचता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कुरान पढ़ना है तो पाकिस्तान जाओ वाले बयान पर यह पलटवार अबू आजमी का जो है देखने को मिला है, क्योंकि यह बयान ताकत मिले तो जुबान जो है वो काट देंगे। अबू आजमी कह रहे हैं एक बार पुलिस हटा दो और उसके बाद उनकी दादागिरी देखो, उनकी गुंडागर्दी देखो। दादागिरी और गुंडागर्दी इसलिए कह रहा हूं दर्शकों क्योंकि इस तरह की भाषा एक गुंडा जो है वो यूज करते हैं, वो डराते हैं, वो धमकाते हैं।
हालांकि नीतीश राणा भी कम नहीं, वो भी इस तरह के बयान देते हुए नजर आते हैं एक विशेष समुदाय को लेकर। मस्जिद में मुसलमानों को मारेंगे तो हम जवाब देंगे, ये अबू आजमी कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश राणा ने मुसलमानों को लेकर एक के बाद एक कई बयान दिए, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। दूसरी तरफ अबू आजमी जो पीछे रहने वालों में से नहीं, वो भी निकलकर सामने आते हैं। और ये पूरा बयानबाजी का जो दौर जो देखने को मिल रहा है दर्शकों, वो इस वजह से देखने को मिल रहा है क्योंकि बीएमसी चुनाव है, और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे इस तरह के बयान वो भी देखने को मिलते हैं। पुलिस को हटाओ और मस्जिद में घुस कर दिखाओ। देखिए, इस बयान को आप पढ़कर, सोचकर और सुनकर समझिए कि क्या कहना चाहते हैं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये नीतीश राणा का कहना है। वो कह रहे हैं ये जो देश है वो हिंदुस्तान है और किसी के अब्बा का ये पाकिस्तान नहीं, जिसके मन मुताबिक चीजें वो करते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान में होती होंगी चीजें, मुसलमानों के लिए बात होती होंगी, लेकिन हिंदुस्तान में आप नहीं कर सकते, ये नीतीश राणा कहते हुए नजर आ। और इसी के बाद सियासी हलचल बढ़ गई और विवादित बयान जो है एक दूसरे पर करते हुए नजर आए। हिंदू समाज पर गलत नजर अगर रखी जाएगी, गलत नजर से देखा जाएगा हिंदू समाज को, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, नीतीश राणा ये कहते हुए नजर आ रहे, हिंदुओं की सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि नीतीश राणा हिंदुओं की बात करते हुए नजर आते हैं और हिंदुवादी बड़ा चेहरा है, और इसी वजह से ये बयान जो है वो देखने को मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस ये जो विवाद है ये शुरू कहां से हुआ। दरअसल नीतीश राणा के धार्मिक मुद्दों पर बयान से सियासत गरमाई है। एक के बाद एक धार्मिक मुद्दों पर नीतीश राणा लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। मस्जिद और कुरान को लेकर बयान पर यह विवाद उठा है। और अब बात सवाल 10 बजे की में हम आपको बताएं कि लगातार कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र की सियासी हलचल जो है वो बढ़ती जा रही है और जहरीली होती जा रही है सियासत, क्योंकि देश की सबसे अमीर नगरपालिका बीएमसी का चुनाव है और इस चुनाव के बीच हर पार्टी अपना जोर लगा रही है, लेकिन जो मर्यादा है, जो लाइन है, उसको क्रॉस करते हुए कुछ नेता नजर आ रहे, जिनमें से नीतीश राणा और अबू आजमी। ये तो वो नाम है जिनका विवादों से पुराना नाता रहा और एक के बाद एक अपनी लाइन क्रॉस करते हुए बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है, एक दूसरे को धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। हिंदू राष्ट्र में कोई भी अगर मेरे हिंदू समाज की तरफ गंदी नजर से देखेगा तो हम यहां सहन करेंगे नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र है। हमारे पुलिस अधिकारियों को भी कहूंगा कि यहां महाराष्ट्र में हिंदुत्व सोच की सरकार है। हिंदू समाज ने हमें चुन के ये सरकार बनाई है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये हिंदुत्ववादी सोच के हैं, इसलिए यहाँ के हिंदू समाज को सुरक्षित रखना ये हमारा परम कर्तव्य स्वीकार के आपको सबको इधर काम करना है। ये जब चाहे जो बोल देता है। अगर कोई मुसलमान ये बात बोल दे तो फिर क्या होगा, तब तो खून की नदियां बह जाएंगी देश के अंदर। लेकिन मुसलमान हमेशा हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी की बात करता है और ये लोग, इनको लगता है कि पढ़ाया गया है, तुम रोजाना रिसर्च करो और मुसलमानों हमारे गलत बातें बोलो। इनको जबान संभाल के बोलना चाहिए। तो बयान आपने सुन लिया किस तरह से नीतीश राणा जो है वो कह रहे हैं कि हमें हिंदुओं की सुरक्षा के लिए काम करना है। ये हिंदू राष्ट्र है और यहां सिर्फ हिंदुओं की बात होगी, और अगर किसी ने हिंदुओं पर आंख उठाने की कोशिश की तो नीतीश राणा आगे आ जाएंगे। कुरान पढ़ना है तो पाकिस्तान जाकर पढ़ना होगा, ये नीतीश राणा कहते हुए नजर आए। दूसरी तरफ अबू आजमी निकलकर सामने आते हैं
और कहते हैं कि कुरान पढ़ने की बात जो नीतीश राणे की तरफ से की जा रही है, उनकी जुबान काट ली जाएगी। मस्जिद में घुसकर तो दिखाएं, पुलिस को एक बार हटा दिया जाए और उसके बाद से फिर क्या होगा वो भी तस्वीर सामने। इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम कुमार पाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे सीधा समझते हैं, सबसे पहले आपका एक रिएक्शन चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि जब जब चुनाव आता है तब तब इस तरह के बयानबाजी देखने को मिलती है। अबू आसमी खुलेआम धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस हटा दो और उसके बाद बताया जाएगा, जबान जो है वो काट दी जाएगी। क्या कहेंगे सर? जी नमस्कार, और हमारे श्रोताओं को भी नमस्कार। देखिए, अबू आसमी बहुत बड़े बयानवीर हैं और हमेशा वो इस तरह की बातें चाहे महाराष्ट्र की विधानसभा में हो, बाहर तो करते आए हैं। उनके प्रति उत्तर में नीतीश राणे जी भी उसी स्तर पे आ गए जिस स्तर पे अबू आसमी जी गिरते हैं। इस सवाल का जवाब है, जैसे मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन हिंदू वर्ग कभी भी मस्जिद में घुसना नहीं चाहेगा। हिंदू वर्ग आज दरगाहों पे सबसे ज्यादा जाता है, इनसे ज्यादा जाता है। मुसलमानों में तो इन चादर चढ़ाने वालों को लड्डू कहा जाता है। इनको तो आपस में ही विरोध है। हमारे में भी है, जाति भेदभाव हमारे में भी पैदा किया गया है, वेल प्लांटेड किया गया है, लेकिन अबू आसमी को ऐसा नहीं कहना चाहिए और नीतीश राणे को भी नहीं कहना चाहिए। अगर सबसे पहले लोग बहुत बड़े बयानवीर तो खुद चल जाए, एक मंदिर में आ जाए और एक मस्जिद में जाके दिखा दे जनता को कि नहीं हम हैं बयानवीर, हमारे में क्षमता है। और दोनों में कोई क्षमता खास नहीं है, लेकिन है कि जब बात निकली है तो जवाब देना ही पड़ता है। अबू आसमी को कितनी बार, कई बार वंदे मातरम या भारत माता की जय ऐसे शब्दों पर भी उन्होंने क्या क्या कहा है जो संविधान के विरोध में है। संविधान में 1950 में जब लागू की, इसको संविधान ने एक्सेप्ट किया था वंदे मातरम को, तब इनको क्या सवाल करने का जरूरत है? और वंदे मातरम का मौलाना आजाद ने नहीं गाया, नहीं किया है। वंदे मातरम पे जाएंगे सर, वंदे मातरम को समझेंगे, लेकिन इस पूरे विवाद को समझना बेहद जरूरी हो जाता है और यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि इस तरह के नेता, ये एमएलए हैं, वो मंत्री हैं, कुछ जिम्मेदारी होती है और फिर इस तरह का बयान देते हैं। किसने हक दिया सर इन लोगों को इस तरह का बयान देने का, और क्यों जरूरत आन पड़ती है इस तरह का बयान देने के लिए? ये राजनीति है और राजनीति में जनता जनार्दन को उलझाना और लड़ाना चाहते हैं लोग। हाँ, कौन लड़ा रहा है? कौन लड़ा रहा है सर? मुस्लिम लोग बहुत शॉर्ट माइंडेड हैं, उनको जागना पड़ेगा। हाँ। उनको जैसे बहकाव में नहीं आना चाहिए। हमेशा उन लोग छोटी सी बातों में बड़ा बखेड़ा करते, उनको जागृत होना चाहिए। सोचना चाहिए कि हिंदू कभी किसी मस्जिद में जाता है, अगर मस्जिदों पे अगर कार्रवाई की बात आ गई तो मैं तो कहता हूँ मुंबई की सारी मस्जिदें अनधिकृत बनी है, म्युनिसिपैलिटी के नियम से नहीं है। ये हिंदुओं के सद्भाव से ही सब कुछ है और इसको ही बरकरार रखे। जो नियम है महानगर पालिका के, उस नियम से व्यवस्थित नहीं है। अपन ये अबू आसमी ऐसे नेता को जगाकर कुछ उल्टा करवाना चाहते और ये भी एकदम बड़े बयानवीर है। इससे भाई एंड में नुकसान तो जनता का है। जो गरीब शोषित लोग बिजनेस करते हैं, छोटे धंधे करते हैं, उन्हीं को मारा पीटा जाता है। कौन किनके घरों पे घुसता है? अबू आसमी वहीं चर्चगेट में बहुत बड़ा होटल चलाते हैं, बहुत बड़ा बहुत कुछ चला, उस पर क्या कर रही है सरकार? नीतीश राणे बहुत कुछ करते हैं, उस पर क्या कर रही है सरकार? वहां कुछ नहीं होता भाई साहब। समझने की बात यह है कि छोटे लोगों पर ही अत्याचार होता है, छोटे लोग ही फंसते हैं। हमसे देखा भी नहीं जाता इस चीज की चीजें। और देखिए, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, पाकिस्तान में हिंदुस्तान का नहीं हुआ है। और ये अगर मगर तगर वाली ही बात है। वो जो नीतीश राणे कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं पे हुआ तो ऐसा, तो अगर मगर तगर में आप इतनी गंदी बातें क्यों कर रहे हैं साहब? दोनों जन लाइन क्यों क्रॉस कर रहे हैं? यही सवाल है सर मेरा। जी, एक मर्यादा होती है, आप अगर चुनाव लड़ भी रहे हैं तो लाइन क्यों क्रॉस कर रहे हैं? हमारे साथ यश भारती, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया डेली पर। और आपसे समझना चाहूंगा, अबू आसमी के ये जो बिगड़े बोल हैं, ये जो विवादित बयान है, ये इस तरह के बयान लगातार देते हुए नजर आते हैं। पार्टी का क्या स्टैंड है सर? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए आशीष भाई जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से सरकार में बैठे हुए मंत्री, सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ताधारी दल के लोग
इस तरीके का माहौल बनाए, वातावरण बनाए कि लोगों का सब्र खो जाए और वो अपना आपा खोएं और कहीं न कहीं बदजुबानी हो। माहौल निर्मित करना तो शासन माहौल प्रशासन का माहौल काम किसने होता है। बनाया सर? अबू आजमी ने या नितेश राणा ने? नाम लीजिए ना पूरा। आशीष भाई बात पूरी हो जाए, सवाल आप ही नहीं को सर, करना है, जवाब मुझे। बीच में टोकना इसलिए जरूरी हो जाता है ना कि आपने मैंने सवाल पूछा अबू आजमी से संबंधित कि आपका स्टैंड क्या है। मुझे लगता है आपको वहां से शुरू करना चाहिए था, लेकिन आपने सबसे पहले बयान दिया कि माहौल वहां से बनाया जा रहा है। तो मैं समझना चाह रहा हूं ना सर कि माहौल कौन बना रहा है, जरा नाम लीजिए ना। अब मैं अपने हिसाब से कह दूं या आपके हिसाब से नहीं कहना है? सर, मेरे हिसाब से क्यों कहेंगे आप? अपने हिसाब से ही कहिए, तो फिर मुझे लेकिन मेरे सही हिसाब से बात कहने कहिए ना दीजिए। सर। आप कह रहे हैं कि पहले घुमाने की जरूरत नहीं है ना, आप आशीष सही बात कहिए। आशीष नहीं नहीं, हाँ कोई नहीं घुमा रहा हूँ, मैं हाँ, सीधी बात कर ठीक रहा है, हूँ, कंप्लीट सीधी करिए। बात करता हूँ, कंप्लीट मैं करिए सर, सीधी ही ओके, बात कंप्लीट करता करिए हूँ, सर। है ना? तो आप मुझे रोकेंगे, लेकिन मैं आपके साथ, जैसे आपने कहा ना आपको लगता है कि मुझे यहाँ से बात की, तो मैं आपको क्या लगता है उस हिसाब से बात नहीं कर नहीं नहीं, पाऊंगा। आप मेरे हिसाब से क्यों बात करेंगे, लेकिन मैं भी आपके हाँ, हिसाब तो से मुझे नहीं बोलिए चलूंगा ना सर। आशीष, जहां मुझे लगेगा आपको बिल्कुल टोकना जरूरी है वहां मैं टोकूंगा। अब आप अपनी बात कंप्लीट करिए। अगर आप मुझे बोलने दें तो मैं बोलूं, हाँ और अगर बोलिए। आपको केवल टोकना है और मैं रोकना है तो फिर नहीं मैं नहीं, क्या बोल अगर पाऊंगा। मैंने अब आपको आप बोला शांत ना हो, सर कि मैं आपके आशीष जी अकॉर्डिंग शांत नहीं तो चलूंगा। होइए, मैंने आशीष जी शांत मैंने तो मैंने होइए। आपको कहा कि आपके अकॉर्डिंग नहीं बोलूंगा, ठीक है। आपने देखा कि यश भारती से जब मैंने ये सवाल पूछा और उस सवाल से उनको मिर्ची इस बात की लग गई कि उन्होंने कहा, माहौल देखिए किस तरह से उभर आते हुए नजर आया। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के लोग हैं वो पूरा माहौल सेट करते हैं और उसके उस एक्शन का ये रिएक्शन होता है जो इस तरह के बयान दिए जाते हैं। देखिए, ये तो राजनीति कर रहे थे प्योरली, न जनता जनार्दन की बात कर रहे थे, न कोई सोच रहे थे, प्योरली राजनीति। सब सरकार और जब थोड़े सवाल के पूछ दो तो चिढ़ जाते अध्यादेश हैं। लाइए, बोलना चाहिए। सरकार का कोई ऐसे असेंबली में ऐसी बात उठाइए कि नीतीश राणे को ऐसा बोलना चाहिए। और जो ये अबू हाशमी कहते हैं, ये क्या पूछ के करते हैं किसी से, या अपने मन से बेबाक आग लगाने का काम करते हैं हमेशा, और हमेशा किए हैं। पहली बार होता तो इंसान सोचता कि चलो निकला है, बोल बोल, इनकी राजनीति यही है। और कह भी दे रहे हैं कि हमको अगर हमारी सत्ता हाथ में आ गई तो हम दिखा देंगे आपको क्या है। और इन्होंने दिखाया भी है, यूपी की सत्ता में रहते हुए इन्होंने दिखाया है। हम तो हमारे अगर गलत है तो हम ठोक के गलत कहेंगे कि ये बात गलत है जनता के विरोध में। तो इनमें ये साहस नहीं होता गलत को गलत कहने नहीं, वो आरोप ये लगाते हैं कि नफरत फैलाने का काम जो बीजेपी करती है सर। तो ये लोग क्या पूजा कर रहे हैं, धूप बत्ती कर रहे हैं, लोबान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ। अबू आजमी के शब्दों को क्या कहा जाए? ये लोबान बरसा रहे हैं क्या? अगर कोई सवाल करेगा, भैया मेरे आप मुझसे सवाल करेंगे, जो मुझसे बन पड़ेगा जवाब तो देना ही पड़ेगा। कि खामोश होने के लिए और खामोशी दिखाने के लिए हम चैनल्स पे आते हैं क्या? अपनी बात रखने के लिए। और हमारे को अगर कहीं मौका मिला है तो जनता किसी का नुकसान न होने पाए, किसी की हानि न होने पाए। और ये लोग तो हमेशा जान माल से खेलने की, हमेशा आग पे रखने की बात करते हैं। ये कहां तक वाजिब है ये सर? लेकिन कुरान पढ़ने वाले पाकिस्तान जाए, ये जो है नीतीश राणा कहते हुए नजर आते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? क्यों इस तरह के बयान देते हैं? लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, और अब तो सर बीएमसी चुनाव में भी इसकी एंट्री हो गई है। ये हिंदू मुसलमान क्यों शुरू हो जाता है? देखिए, ये तो है ही है। अभी कल आपने ठाकरे बंधु का भी भाषण नहीं सुना होगा, वो भी सिर्फ मराठी हिंदू के बीच ही था। उत्तर प्रदेश और बिहार और एमपी के हिसाब से ही था। जबकि वो स्वयं बिहार से आए हुए, एमपी से आए हुए, महाराष्ट्र में। और कितना ये इनको बिना किसी को भी बिना जात पात के कोई लगता है कि राजनीति हो नहीं सकती, जनता की सेवा विकास से कोई वोट मिलना नहीं, ऐसा ये सोच के बातें करते हैं। अगर अबू हाशमी को भी इस तरह से बार बार नहीं कहना चाहिए। वो सदन के सदस्य हैं और बातें सदन में रखिए, सदन में उन बेबाक बातें रखते भी हैं, कौन रोकता है उनको? उनके वंदे मातरम के विरोध की बातें भी सदन में सुनी गई है, महाराष्ट्र के सदन में। फिर भी इस तरह से, और क्या कर रहे हैं? कोई आज 35, 40, 50, 45 सालों से सपा के अध्यक्ष मुंबई के हैं वो, और सपा उसके विरोध कोई कार्रवाई नहीं करती क्योंकि फंड पहुंचाते हैं। नीतीश राणा के ये बयान को आप भड़काऊ मानते हैं या नहीं? अब मैं दोनों की बातों को भड़काऊ मानता हूं और दोनों से अपील करता हूं कि आप मस्जिद में जाओ, आप मंदिर में जाओ, आप पहला फैसला करके देखो जनता को भड़काने से पहले, जनता को नुकसान होने से पहले। ये आता क्यों है सर? मैं वो समझना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बेस पे समझना चाह रहा हूँ कि ये आने की जरूरत क्यों पड़ती है। अरे आप नौकरी पे बात करिए, आप रोजगार पर बात करिए, आप जो जमीनी मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, उस पर बात करिए। ये हिंदू मुसलमान क्यों करना जरूरी हो जाता है हर पार्टी के लिए? देखिए, जमीनी मुद्दे बचे नहीं हैं,
और इनके बस की बात भी नहीं है। और कभी आपने कोई चीज, कोई यूनिवर्सिटी मुस्लिम या मुस्लिम इसकी कोई चीज के भी अबू हाशमी से आपने सुना नहीं होगा, या कोई सड़क या कोई चीज की बात सुनी नहीं होगी, हमेशा आग लगाने की बात। और जब सवाल उकसाया जाएगा तो बोला जरूर जाएगा। और ये चाहते हैं कि आस्ते आस्ते वो कांग्रेस की और ढोल की पोल खुले। मैं कहता हूं कि लियाकत अली नेहरू का समझौता क्या था, उस तक पहुंचना चाहते हैं लोग, वैसी बातें रखना चाहते हैं। और हम नहीं चाहते वैसा। अगर उनकी मस्जिद में जगह कम है तो उनको छत पे व्यवस्था दी जाए, व्यवस्था दो। अगर तकलीफ होती है रोड सड़कों पे नमाज से, उनकी व्यवस्था दी जाती है। आज 2-2 महले की मस्जिदें हैं यहाँ पर, हर जगह पर मुंबई में 2-2 महले की मस्जिदें बनी है जो नियम से नहीं है। कौन सा हिंदू कंप्लेन करने जा रहा है, पूछो अबू आजमी से, कौन सी मस्जिद पे हिंदू ने कंप्लेन किया जो कि कायदे से नहीं है। लेकिन एक मस्जिद है, एक प्रार्थना की जगह है, तो वहां पर कोई हिंदू उनको कंप्लेन करने नहीं जा रहा। अगर सताना होगा तो बहुत तरीके होते हैं, लेकिन नहीं करता। लेकिन ये लोग गुस्साने की राजनीति करते हैं, और खासकर मुंबई में अबू आजमी अधिक करते हैं ऐसी चीजों को। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों पर पार्टी की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें तो विधानसभा स्पीकर को दोनों को बैठा के कहना चाहिए, मुद्दों की बात करिए। नीतीश राणे को भी बैठाना चाहिए कि आप हमेशा ऐसा क्यों कहते हो भाई। और उनको भी कहना चाहिए कि आप ऐसे शब्द, आप विकास की बात करिए। आप सदन में चुन के आए हैं, 7-8 लाख लोगों के मतों के उम्मीदवार हुआ, उनकी बात रखने को आए। वो 7-8 लाखों की बात नहीं रखते, पूरे महाराष्ट्र की बात रखने को चले आते। आप एक विधानसभा में जीते हो, कोई आप प्रधानमंत्री थोड़े हो, दोनों भी विधानसभा सदस्य हैं। ये तो विधानसभा स्पीकर को ऐसे कहना चाहिए, डांट लगानी चाहिए, और इस बात को ओपन में कहनी चाहिए। ये क्या मजबूरी हो जाती है समाजवादी पार्टी की, अगर मैं जिक्र करूं या फिर बीजेपी का भी जिक्र करूं, तो ये क्या मजबूरी हो जाती है इस तरह के बयान देना, ताकि जो उनका वोट बैंक है वो इधर उधर खिसके ना? देखिए, सारे विपक्ष लोग, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है बीजेपी या हिंदुत्व के लिए, कि सारे विपक्ष एक मुस्लिम वोटों पर खेल रहा है। 30% वोटों पे ही सारी पार्टियां, चाहे हमारे वो शिवसेना हो, चाहे हमारे कांग्रेस हो, चाहे हमारे MIM हो, चाहे ये SP हो, तो सब उसी पे खेलना चाहते हैं। हमें तो इस पे आनंद रहता है, खेलिए वहां पर, आपकी पिच है। पर लेकिन जान मान की रक्षा के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग ना करना चाहिए। चलिए अब जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं राम कुमार जी, और समझते हैं कि इसकी शुरुआत होती कैसे है। इसकी शुरुआत होती है चुनाव से, इसकी शुरुआत होती है ओवैसी साहब के बयान से, जहां पर वो कहते हैं कि देश में एक दिन वो वक्त आएगा कि हिजाब वाली महिला जो प्रधानमंत्री होगी। देखिए, ओवैसी बातों को रखते हैं और ओवैसी सीटों को भी लाते हैं, सीटों में फर्क पड़ता है। लेकिन अबू हाशमी की सीटों में क्या फर्क पड़ रहा है 40 साल से? ओवैसी अगर बात निकली है तो उन्होंने ये भी कहा है कि मसूद अजहर और उसको उठा के लाओ। इतना तो गट्स उन्होंने दिखाया है ना कि मसूद अजहर हाफिज सईद को उठा के लाओ। बात तो रखिए। ऐसी बात अबू हाशमी कभी नहीं रखते, ऐसी बात दूसरे लोग नहीं रखते जो विपक्ष के लोग हैं, जो मुस्लिम कार्ड खेलना चाहते हैं। ऐसी बात वो लोग कभी नहीं रखते, रखनी चाहिए। ठीक है, ओवैसी मुन्ना हबीब खान कांग्रेस नेता हमारे साथ बहुत देर से जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। मुन्ना हबीब खान, आपसे समझते हैं कि आरोप ये लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इस तरह के बयान जो है वो दिए जाते हैं। और थोड़ी देर पहले यश भारती साहब जो हमारे साथ अभी इस वक्त जुड़े हैं, उनसे भी मैंने ये पूछा था कि इसकी शुरुआत होती क्यों है, साथ ही साथ पार्टी का क्या स्टैंड है। देखिए, मैं पहले भी आपको कई बार कह चुका हूं कि ओवैसी कोई दूसरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। उनके इशारे पे, उनके शब्दों को ओवैसी के द्वारा बोला जाता है। और ये बोला कब जाता है? जब चुनाव का समय हो, जब भारतीय जनता पार्टी को लगे कि सत्ता हमारी जाने वाली है या हमारा वर्चस्व जो था, जो कायम था, वो अब नहीं रहने वाला है, तो ओवैसी के द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं ताकि वोट की ध्रुवीकरण की जाए। मैं समझ रहा हूं, जब अभी विकास पे चुनाव होने चाहिए, अभी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव पे क्या बहुत अच्छी बात विकास हुए, क्या काम हुए, बहुत अच्छी बात कही, उस पे बात होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा था कि विकास पर बात होनी चाहिए, जरूरत वाली चीजों पर बात होनी चाहिए। मुन्ना हबीब खान, जो दोनों बयान दिए जा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इन दोनों बयानों का निंदा करती है? पार्टी का क्या स्टैंड है इन दोनों बयानों को लेकर? नहीं, बिल्कुल ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और मैं समझता हूं
कि जिस तरीके से भारत की राजनीति है और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में इस तरीके के शब्द का कोई जगह है ही नहीं। ठीक है, चलिए, मैं कम से कहता कम हूं आपने संविधान सीधे सवाल का सीधा जवाब दिया। आपने यश भारती जी की तरह ये नहीं कहा कि जो है वो इसका माहौल जो है बनाया गया और फिर वो कहना चाह रहे थे कि एक्शन का रिएक्शन है। यश भारती जी, अब आप अपनी बात कंप्लीट करिए। और सर, मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि पार्टी का क्या स्टैंड है वो जरा क्लियर कर दीजिएगा मुझे। आशीष जी, आपने तो प्रमाण पत्र छाप के दे दिया भाई। किस चीज अब का कहना सर? क्या है? किस चीज का? किस चीज का? अभी आपने प्रमाण पत्र छाप के दिया ना कि मुन्ना साहब ने सीधी बात करी और मैं तो कुछ और बात कर रहा, जबकि मेरी हाँ बात सर, तो पूरी तो भी नहीं हुई। जो सीधी बात कह रहा है वो तो मैं कहूंगा ही ना सर। आपको मिर्ची क्यों लग जा रही? मैं तो सीधा पूछ रहा हूं आपसे, आप तो बोल ही नहीं रहे। और अभी भी ले रहे हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। नहीं तो सर, आप छेड़ रहे हैं ना, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने आपको पहले बोला है कि मेरा सीधा सवाल था, सीधा जवाब दीजिए ना। क्यों राजनीति करनी, क्यों गोलमोल जवाब देना? आप बोलिए कि पार्टी का क्या स्टैंड है। आप निंदा करिए ना इस बयान की। आप निंदा भी तो नहीं कर रहे हैं, नहीं आशीष राजनीति जी, कर रहे हैं। फिर तो ये बात सही हो जाती जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। आशीष जी, आपको नारायण राणे बनना है तो मैं रोक नहीं सकता ना। नहीं सर, बोलिए 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 आप। मैं बोलूंगा नहीं, 20 सेकंड आप बोलिए, देख रहा हूं आप क्या क्या इस पे आंसर दे रहे हैं। आप बताइए। हम लोग सड़क पे बात नहीं कर रहे हैं, आपका नेशनल टीवी चैनल है उस पे बात कर रहे हैं, तो बात पूरी आ जाने दीजिए, दर्शकों को तय करने दीजिए। देखिए, बात यह है, जो सत्ता है सरकार है, शासन और प्रशासन है, उससे समाज चलता है। अंकुश लगाना, निरंकुश समाज को भी अंकुश में रखना, नियम कायदे में बांधे रखना, ये शासन और प्रशासन का काम होता है। लेकिन अगर मंत्री जिम्मेदारी के साथ में ना लेते हुए अगर गैर जिम्मेदारी निभा रहा है, तो बड़ी जिम्मेदारी किसकी होगी? घर का मुखिया अगर खराब होगा तो परिवार पे क्या असर पड़ेगा? तो ये सारी चीजें तो देखनी पड़ेंगी। सत्ता सरकार में बैठे हुए नारायण राणे की बदजुबानी कोई पहली बार नहीं है। ये दोनों पिता पुत्र की बदजुबानी पूरा महाराष्ट्र जानता, पूरा देश जानता है। और इनकी राजनीति की स्टाइल यही है, राजनीति का तरीका यही है। और ये पहले बहुत अच्छी राजनीति करते हैं और अबू आजमी जो है बहुत अच्छा वो बयान देते हैं। राम कुमार जी नहीं मान रहे हैं, यश भारती अभी भी नहीं मान रहे हैं। तमाम चीजें कहेंगे लेकिन ये नहीं कहेंगे कि अबू आजमी जो है इस तरह की राजनीति करते हैं, इस तरह के विवादित बयान देते हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं बोलेंगे, मजबूरी है क्योंकि उनके पार्टी के हैं। वो महाराष्ट्र मुंबई अध्यक्ष है, कितनी विकास की मांगे रखी है उन्हें सदन में। उनके असेंबली के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या मांग रखी है, बिल्कुल नहीं रखते। वो बिल्कुल इसी तरह की बातें करते हैं, उसका जवाब मिलता है। लेकिन मैं मुन्ना हबीब साहब की बातों का कहूंगा कि विकास पे बात करिए, योजनाओं पे बात करिए जो जनता के लिए बनी है, और वो आप मांग कर अपने जनता को पहुंचाइए। जिसके वोटों पे जीत के आते हो आप लोग, वोट तो जनता करती है। वोट नीतीश राणे अकेले तो नहीं करेंगे। तो वोट वो अपने वोटर, अपने जनता के लिए योजनाएं कितनी कुछ कहना चाह रहे हैं? चल रही है वही चल रही है, वही सड़क, वही विकास जो कर रही है लोग वही कर रहे हैं। खुद से राम कुमार जी मित्र, हमारे धैर्य रखिए। देखिए, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी विकास से हट करके किसी मुद्दे को तूल तवज्जो नहीं देती। हाँ, हमेशा से याद रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिजाब, किजाब, नजाब, हलाल, मटका, भट्टा, झटका, इन मुद्दों पे बात करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात, चाहे युवाओं की विकास की बात हो, किसान की विकास की बात हो, व्यापारियों की विकास की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, देश की नीति की बात हो, देश के गति की बात हो, देश के प्रगति की बात हो। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इधर उधर की बात नहीं की है। आप इधर उधर की बात की है तो देश की जनता तो आज पूछना चाहती है आपसे कि इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला लुटा कैसे। आज अगर महाराष्ट्र में चुनाव है तो आपको आज नीतीश राणे के जो बोल है उस पर आपकी क्या निंदा है, आपने अब तक जाहिर नहीं की। इधर उधर नहीं हो तो बाहर की बात कर रहे हैं, इधर उधर की तो बात छोड़िए। मणिशंकर ये विदेश से आए हैं, क्या नीतीश राणे देश की सत्ता में रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के परम मित्र हैं। इस पे पार्टी ने क्या एक्शन लिया, चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया? सदन के विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं, अब तक जवाब नहीं दिया आपने। किस सभाओं को अटेंड कर रहे हैं? सवाल मत उठाइए। कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, देश के लोगों को वोट चाहिए। पार्टी ने विकास की बात, ठीक है यश भारती जी, ठीक है यश भारती जी, सीधा सवाल एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूं आपसे, पूरा समय आपके पास है। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि क्या आप अबू आजमी के बयान की निंदा करते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या बीजेपी मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल पूछ रही है या सवाल उठा रही है? दो सवाल है सर, और मैं चाहता हूं कि जवाब इत्मीनान से दीजिएगा।
आशीष जी, मैं बिल्कुल इत्मीनान से दूंगा, लेकिन आप मुझे बोलने का मौका दीजिएगा और बोलिए मैं सर, आपके दिया है सर। सवालों हाँ, बोलिए लेकिन बोलिए। हम्म, है ना। देखिए, जिस तरीके से आपने जब पूछा ओवैसी के लिए, हम्म, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता का क्या कहना था कि उसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे रहे थे। हम्म, तो ये गठबंधन क्या है? हम्म, तब आपने उनसे सवाल नहीं पूछे, हम्म, तब आपने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया उनसे कि जिस बयान की बात हो रही है उस पर प्रतिक्रिया दीजिए ना। हम्म, ओवैसी कितने बड़े देशभक्त हैं, ये सबको पता है। हम्म, देश के अंदर चुनाव बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को बचाव करने के लिए वो चाहे वो जमीन पे उतरे चाहे वो हवा में रहे, हर जगह वो उपलब्ध रहते हैं। खैर, ओवैसी विषय नहीं है, विषय यह मैं फिर से वही बात कहूंगा, शासन प्रशासन की बहुत जिम्मेदारी होती है। कल सत्ता सरकार में अगर हम होंगे और हमारे सत्ता सरकार में रहते हुए कोई गलत काम होता है तो पहली जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अगर विपक्ष भी कोई गलत बयानी देता है तो उसको सही चीजों का रखना, माहौल बनाना, माहौल निर्मित करना, वो भी जिम्मेदारी हमारी ही रहेगी। हम विपक्ष को केवल कोसते हुए नेहरू जी को ऊपर से ले आए, महात्मा गांधी जी को बदनाम करें, ये काम नहीं कर पाएंगे। ये काम भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। तीसरी प्रमुख बात यह है कि अगर चुनाव चल रहा है तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग, नारायण राणे जैसे लोग विषय क्या लगा रहे हैं, क्यों क्रिया की प्रतिक्रिया के लिए माहौल बना रहे हैं। मैं अबू आजमी साहब के बयान की बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन ठीक है, मैं निंदा भी खुल के तब कर पाऊंगा जब कार्रवाई नारायण राणे के ऊपर होगी। राम कुमार पाल जी, निंदा वो तभी कर पाएंगे जब आप अपने ही पार्टी के मंत्री के ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे। यश भारती कह रहे हैं पहले आप काम करिए, फिर वो अपनी पार्टी के जो है अबू आजमी पर उस पर कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। देखिए, क्रिया की प्रक्रिया होनी है, ये उन्होंने भी कहा, मैं भी कहता हूँ, और मैंने भी कहा कि सदन के नेता का दायित्व है दोनों को मिला के समझाएं, दोनों सदन के सदस्य हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ओवैसी से हमारा कोई नाता नहीं, घोर विरोधी है हमारे, वो हमारा ही विरोध करके तो आते हैं। यश भारती जी, ओवैसी से उनका कोई नाता नहीं, वो तो खुद विरोध करते हैं, वो तो कह रहे हैं। आशीष भाई, ये कह रहे हैं कि सदन के अध्यक्ष बुलाएंगे, मंत्रिमंडल में है वो, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सौहार्द बना के रखना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? हटाइए सबसे पहले मंत्री पद से, हटाइए ना मंत्री पद से, क्यों नहीं हटाते हैं? विपक्ष का काम है सवाल करना और विपक्ष का काम है जवाब देना। सत्ता की क्या इज्जत करते हैं आप? सत्ता क्या आप समझ रहे हैं? दोनों चीजें आपने अभी स्वयं कही है कि सवाल भी विपक्ष का दायित्व है, जवाब भी विपक्ष का दायित्व है। हमारे लिए छोड़ क्या रहे हो आप? सत्ता में बाहर रहकर भी अपने को सत्ताहीन समझते हो। अरे राम कुमार पाल जी, हाँ, सत्ता में है, थोड़ा सा माहौल उस तरीके का बनाइए कि आपकी आपने क्या कहा सर? आवारा सवाल भी हम, प्रतिक्रिया भी हमारी और जवाब भी हमारे। आवारा जानवर की तरह व्यवहार नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, देखिए इस तरह से नहीं यश भारती जी, गलत बात है ये इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। अभी आप सड़क और उसकी बातें ज्ञान दे रहे थे, यही समस्या है सर। समाजवादी पार्टी हो, ज्ञान पूरा देती है लेकिन खुद पर लागू नहीं करती है। आवारा जानवर किस तरह, ये क्या है? आप बात कर, आप अपनी बात रखिए, तरीके से बात रखिए। मैं क्या कहूं इनको? क्या फिर वैश्या कहूं? नहीं देखिए, मैं फिर क्या इनको वैश्या कहूं? नहीं, आप इस तरह की बातें क्यों कहेंगे? आप इस तरह की बातें क्यों कहेंगे? नहीं, आप मेरे डिबेट पे इस तरह की बातें नहीं कह सकते, आपको ये राइट नहीं है सर, आप नहीं कह सकते इस तरह की बातें। मुन्ना खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, सवाल ये है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी उसमें कार्रवाई करेगी। मैं आपको बता दूं आशीष जी, इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेताओं पे कार्रवाई की ही नहीं है। जिसके जहरीले बोल है उतने उसके मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में दिए जाते हैं, ये इतिहास गवाह है। आप देखिए संसद में किस तरीके के बोल रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी भी तो कार्रवाई नहीं कर रही है ना, वो भी तो चुप्पी साधी हुई नजर आ रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे कि पहले वो करें, पिस तो जनता रही है। यश भारती भी यही कह रहे हैं। नहीं, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अगर बात जाएगी तो मैं आपको आशीष जी कह सकता हूं कि उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी। अरे पहले शुरुआत आप लोग करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? राम कुमार पाल जी, पहले शुरुआत करिए आप लोग। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं कि सदन के नेता है, सदन विधायक दोनों सदन के सदस्य हैं, लोग निर्वाचित है, सदन के नेता का दायित्व इनको दोनों को समझाना और डांट पिलाना। मैं तो 4 बार कह चुका हूं आपको, एक ही बात को कितनी बार दोहराऊं? क्यों है सदन? महाराष्ट्र में अगर सदन किसी कार्रवाई के लायक सदन न चलाए, उन्होंने कहा है के पैसे बर्बाद न करें, अंदर जाइए, वहाँ मुल्ला टोपी वाले, दाढ़ी वाले के पैसे बर्बाद न करें। पहला सदन चर्चा के लिए, सदन वॉकआउट के लिए नहीं है। हिंदुस्तान ना हबीब खान जी को वर्चस्व नहीं होने देंगे।
गरीबों को पहुंच रहा है सर, गरीबों को, मुस्लिमों को योजनाएं पहुंच रही है, जॉब मिल रहे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये नीतीश राणे का कोई पहला बयान नहीं है। ये तो अबू बताएं, आजमी जी आप का भी कोई राम पहला कुमार बयान पाल जी नहीं है, की मणिशंकर इस अय्यर कब कार्रवाई हुई? 13 बार उन्होंने दिग्विजय का भी कोई पहला बयान नहीं है, विवादित बोल उन्होंने रशीद आलवी का नहीं है, हुसैन दलवाई का पहला बयान लेकिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सारे कभी लोग भी- क्या करते हैं देश में बैठ कभी के? भी ठीक है, भारतीय जनता यश पार्टी भारती ने जी। उस पे विकास की कार्रवाई बात करते हैं कभी ये लोग? ठीक है यश भारती जी, जरा ये समझाइए, जब भी लोकसभा चुनाव हो बयान जो निकलकर सामने आते हैं, विधानसभा चुनाव हो बयान निकलकर सामने आते हैं, अब बीएमसी चुनाव, नगर निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव, जो चीजें हो रही हैं उसमें बयान निकलकर सामने आते हैं और उसमें सामने आता है जहरीली सियासत, जिस पर संग्राम देखने को मिलता है, हिंदू मुसलमान देखने को मिलता है। आप लोगों की राजनीति, आप लोगों का वोट बैंक सिर्फ हिंदू मुसलमान पर टिका है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, जो भी पिछड़ा है, जो भी दुखी है, जो भी असहाय है, हम उसकी बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग हर समाज, हर वर्ग, हर क्षेत्र का आदमी पीड़ित है, दुखी है, असहाय है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री तक दुखी हैं। वो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई चल रही है, कौन कितना बलशाली है, किसको कितना नेतृत्व मिलेगा, बताइए। उप मुख्यमंत्री को स्टूल पे बैठा देंगे आप क्योंकि वो पिछड़ा है? आप उसका अपमान करेंगे लगातार? राम कुमार पाल जी, कोई तवज्जो नहीं, जवाब। कोई मीटिंगों में नहीं देखिए, बुलाएंगे इनके आप। जैसा नहीं है, इनको तो पता है इनका अगला अध्यक्ष कौन होगा, हमें पता नहीं हमारा अध्यक्ष कौन होगा या हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। ये परिवारवाद है, 100 साल तक रहेंगे, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। वो देखिए, भजन लाल कोई सोच सकता था, आप मोहन यादव कोई सोच सकता था, छत्तीसगढ़ की सोच सकता था, उड़ीसा के मुख्यमंत्री की कोई चर्चा थी, लेकिन है जमीन से नीचे से आते हैं, कार्य करते हैं और विकास के कार्य भी कर रहे हैं, देश की ग्रोथ को भी बढ़ा रहे हैं। आप जैसा नहीं आतंकी को छोड़ने का काम करते हैं, एक समुदाय को भड़काने का काम करते हैं। इस तरह की राजनीति नहीं, सिर्फ एक समुदाय। आप कह दीजिए साफ साफ हिंदुत्व का वोट नहीं चाहिए, हम तो हिंदुत्व के साथ है, हिंदुत्व के लिए रहेंगे और हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे। आप बताइए ना, आप बताइए, हिंदुत्व के लिए कहने को नहीं निकलता, मुंह से जबान से हिंदुत्व नहीं निकलता, सिर्फ गुंडाई कराने का आपका दायित्व है, यही आपका राजनीतिक दल है। अच्छा राम कुमार जी, हिंदुत्व के ठेकेदार है आप, हिंदू शब्द आप ही ने तो हम हिंदुत्व के लेकर चलते हैं, आप ठेकेदार नहीं है ना, आप हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है, आप मुस्लिम वोटों के ठेकेदार है। आप साफ जाहिर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी बात है, हमने संकल्प को पूरा किया है। भारत को बर्बाद आप लोग तो राम मंदिर जाना पसंद नहीं करते हैं, भाईचारे को बर्बाद पीढ़ियों से पीढ़ी राम मंदिर जिसका जन्मस्थल है, जन्मस्थली है, वहां जाने का साहस नहीं है आप पर। देश के लिए गद्दारी करने वाला बंगारू लक्ष्मण, देश के लिए वफादारी कितनी की है देख रहे हैं देश के लोग। कार्यालय में बैठ के आप बोलते रहिए आपने कितनी वफादारी की है, कितना विकास कर रहे हो। हमारे वफादारी विकास है, हमारी वफादारी देश के ग्रोथ को बढ़ाना है, हमारी वफादारी कॉलेजेस बढ़ाना है। आप कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाइए, हमें सवाल तो करते हो आप, कितने बढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी, आप कितनी मुस्लिम समुदाय को यूनिवर्सिटी बना के आपने दिया, चलिए ठीक है मुन्ना हबीब खान साहब, धार्मिक सौहार्द की बात की जो है बातें निकलकर सामने आती है, कांग्रेस पर जो है चीजें निकलकर सामने आती हैं, धार्मिक सौहार्द की राजनीति कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। कभी भी धार्मिक सौहार्द की राजनीति कांग्रेस ने की ही नहीं। मैं तो पहले भी कहा आपको आशीष जी कि कांग्रेस के विचारधारा में इन शब्दों का कोई भी जगह नहीं है। हमें पढ़ाया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि सर्वधर्म सम्मान और सभी जाति की, सभी धर्मों की रक्षा, सुरक्षा, रोजगार, विकास करने का जो कसम खाती है वो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी जाति समुदाय पर टीका टिप्पणी करने की कोशिश नहीं की। भारतीय जनता पार्टी को जाति और समाज की, हिंदू और मुसलमान की, शमशान और कब्रिस्तान की और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की राजनीति मुबारक हो और धन्य रहे। देखिए, देश सभी के लहू से सींचा गया है। आज इन्होंने कहा कि आपने देश के लिए क्या किया, तो राम कुमार पाल जी बताए कुछ कहना चाह रहे हैं। राम कुमार पाल जी, ठीक है, जवाब दे रहे हैं सर आपके सवाल का। वो महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब ये अभी बाबरी मस्जिद बन रही है, वहां पे पहली नमाज के लिए मुनीर को दावत दे रहे हैं। आंध्रा में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, वहां पे पहली नमाज के लिए मुनीर को जो बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी बात करेंगे ये? मुनीर क्या भारत के हैं? हमारे भारत में मुसलमान नहीं है, आज 30 से 35% मुसलमान है, पर मुनीर को वो नाम लेना ये क्या है? ठीक है, इसका कौन
सिर्फ बीजेपी मुन्ना हबीब साहब, बहुत छोटा सा जवाब, इसके बाद यश भारती जी का रुख करूंगा। आपकी जबान नहीं खुलेगी। सबसे इसके लिए बड़ी बात तो है कि आज जो मुनीर है, आप समझिए मुनीर है कौन? मुनीर वो है कि जो अजीत डोभाल के दौर में आज बातें कर रहा है और अजीत डोभाल के सारे नक्शे कदम पे वो चल रहा है। जो भी रणनीति है अजीत डोभाल के द्वारा बनाई गई है, बताई गई है, उसी के नक्शे कदम पे आज मुनीर चलने की कोशिश कर रहा है और चलता आ रहा है। इसमें हमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आशीष जी। ठीक है, यश भारती जी। देखिए, हिंदू मुसलमान की बात राम कुमार जी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी करती है। और अभी ये हमसे पूछ रहे थे सवाल कि हमने कितने कॉलेजेस खोले, कितने यूनिवर्सिटी खोले। जम्मू कश्मीर में मेडिकल यूनिवर्सिटी बंद की गई है केवल इसीलिए क्योंकि उसमें मुसलमान साथी पढ़ते थे। बताइए, लोग इस बात के लिए आवाज उठाते हैं कि मेडिकल कॉलेज खुले, मेडिकल यूनिवर्सिटीज खुले, पढ़ाई हो, लिखाई हो, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बंद करने के लिए आंदोलन किया और बंद करवा दी। ये काम इन लोगों के सरकार में सत्ता में आने के बाद ये काम ये करते हैं और यही काम इन्होंने पूरे देश में पूरे काम। मेडिकल कॉलेज थे आज 40 हो गए। आप यूपी में कितने एयरपोर्ट थे, आज कितने एयरपोर्ट हुए, कितने सफल रोजगार लोगों को एयरपोर्ट में मिला? कुशीनगर एयरपोर्ट कितना सफल है? आशीष भाई जवाब आप बताइए। और देश भर में कितनी यूनिवर्सिटियां खुली है, देश भर में कितने एयरपोर्ट हुए, देश भर में कितनी सड़कें बनी है? बोल यश भारती। इनको शर्म भी नहीं आती कहने में, ये हवाई पट्टी को आपको आनी चाहिए। कनेक्टिविटी हमें क्यों शर्म आएगी? हम कार्य करते हैं। देश ने देखा इंडिगो ने गंदी राजनीति करते हैं, गाली वाली राजनीति नहीं करते। आपने तो गाली भी दिया, से इनकार कर दिया और लाखों लोग हवाई अड्डे पे परेशान होते रहे। शौचालय के लिए मां बहनें परेशान होती रहीं। जिस शौचालय की आप दुहाई देते हो, जिस एयर कनेक्टिविटी की आप दुहाई देते हो, एयरपोर्ट की दुहाई देते हो, इंडिगो ने आपका गला दबा दिया। आपके मुंह पे शौचालय का विषय जयप्रकाश नारायण ने उठाया था, लोहिया जी ने उठाया था। क्या किया आपने और क्या करवाया? सरकारों में आप शामिल थे। ऐसे भी नहीं है कि सरकारों में आप रक्षा मंत्री जैसे पद शपथ कर चुके हैं महिला यादव जी। आप सरकार में शामिल रहे, हर कांग्रेस के पाप में आप भागीदार हो। ठीक है यश भारती जी, लेकिन जनता को सुविधा नहीं ठीक है यश भारती जी, जरा मुझे बताइए कि ये जो बयान है अबू आजमी का, ये कानून को खुली चुनौती नहीं है क्या कि पुलिस हटा दो, उसके बाद क्या होगा मैं बताऊंगा, जुबान काट दूंगा? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इस तरीके के विषय देश के अंदर नहीं आने चाहिए। कोई भी करे, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, कोई भी करे, लेकिन शासन प्रशासन की डबल जिम्मेदारी हो जाती है। अगर हम सत्ता में होते पार्टी की जिम्मेदारी है ना सर, उससे पहले तो आप लोग की भी तो जिम्मेदारी है ना सर कि ऐसे विधायक और ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो आप हो चाहे बीजेपी हो। आपको क्यों इंतजार करना है कि बीजेपी करे? आप एक नजीर पेश करिए ना पहले अपनी पार्टी की तरफ से ये काम करके। माननीय अखिलेश यादव जी दायित्व निभाते हैं, निश्चित तौर पे वो हम लोगों को सबको समझाते हैं अगर हम लोग कोई गलती करते हैं तो। लेकिन बदजुबानी इतनी हमारे दोबारा रिपीटेटिव नहीं होती जितना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती है। लगातार अबू आजमी रुकने का नाम ही नहीं लेते, एक के बाद बयान आ रहे हैं। आपने एक अच्छी बात कही कि शुरुआत वो करे निष्कासित, उनको पार्टी से हटाएं, लेकिन मैं कह रहा हूं एक नजीर आप पेश कर दीजिए ना जनता के सामने, बता दीजिए समाजवादी पार्टी का दिल बहुत बड़ा है और कर दीजिए कार्रवाई। वहां पर आप नहीं करेंगे कार्रवाई? जी आशीष जी, आप ये क्यों चाहते हैं कि अबू आजमी साहब को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया जाए? सर मैं इसलिए मैं सुनिए मेरा कोई राजनीतिक लाभ नहीं है, ये मजबूरियां आप लोगों की होती होंगी और आप लोग चाहते होंगे। मैं सीधा कह रहा हूं कि एक नजीर पेश करिए कि आप अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सेम चीज बीजेपी भी करेगी। नहीं, आप ये बताइए, मैं ये तो सवाल चलिए, बहुत शुक्रिया, समय बहुत कम है हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल अभी भी वही है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को धमकियां दी जा रही है। कहा जा रहा है कि मस्जिद से पुलिस हटा दो और उसके बाद से क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा वो दिखा दिया जाएगा, जबान जो है वो काट दी जाएगी। दूसरी तरफ चुनाव में हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति हर पार्टी के लिए क्यों जरूरी हो जाता है, ये भी आपने इस चर्चा के दौरान समझा कि वोट बैंक की राजनीति करना इनके लिए बेहद जरूरी है, वरना ये आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसा बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर कहते हुए नजर आए। यहां रुकते कुछ पलों के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।